नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में जो है मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 15वीं क्लास। ठीक है, 15 क्लास है ये। 14 क्लास मैंने करवा दी है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिए जाके। और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 141। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। अंडर द गुप्ता इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट डिड द टर्म उपरी प्रिसाइजली सिग्निफाई, मतलब कि गुप्त साम्राज्य के प्रशासन में उपरोक्त शब्द का सटीक अर्थ क्या था। द कमांडर इन चीफ ऑफ द रॉयल कैवलरी, द प्रोविंशियल गवर्नर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए भुक्ति, द ऑफिसर मैनेजिंग रॉयल जुडिशियल आर्काइव्स, या फिर द टैक्स कलेक्टर फॉर मैरीटाइम पोर्ट्स। हिंदी में देख लीजिए। शाही घुड़सवार सेना का कमांडर इन चीफ, भुक्ति का प्रभारी प्रांतीय गवर्नर, शाही न्यायिक अभिलेखों का प्रबंध करने वाला अधिकारी, या समुद्री बंदरगाहों के लिए कर संग्रह करता, कौन था बताइए। फिर मैं बताता हूँ आपको, ज़्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ मैं, आप लोगों को पता ही होगा। जो भी नए हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। और इसका आंसर है ऑप्शन बी, द प्रोविंशियल गवर्नर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए भुक्ति, भुक्ति के लिए जिम्मेदार प्रांतीय गवर्नर। सही है। द गुप्ता एम्पायर वॉज सिस्टमेटिकली डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। तो गुप्ता एम्पायर जो था वो सिस्टमेटिकली डिवाइड किया गया था किसमें, प्रोविंसेस में, कॉल्ड भुक्तीस। और इन प्रोविंसेस को क्या कहते थे, भुक्तीस, विच वर गवर्नड बाई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स टाइटल्ड उपरीक। और ये जो है गवर्न किया जाता था हाई रैंकिंग ऑफिशियल के द्वारा। ये जो भुक्तीस थे ये किसके द्वारा गवर्न किया जाते थे, हाई रैंकिंग ऑफिशियल, जिन्हें हम क्या कहते थे, उपरीक। दीज गवर्नर्स वर अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द एम्परर। और ये जो गवर्नर्स थे वो डायरेक्टली किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, एम्परर के द्वारा, जो शासक होता था, जिसे हम क्या कहते थे, महाराज अधिराज। ठीक, एम्परर को क्या कहते थे, महाराज अधिराज। एंड हेल्ड सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल एंड मिलिट्री पावर्स। उसके पास मतलब ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल एंड मिलिट्री पावर्स होती थी विद इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरी, जो भी उसकी रिस्पेक्टिव टेरिटरी होती थी। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए। गुप्त साम्राज्य को व्यवस्थित रूप से भुक्ति नामक प्रांतों में बांटा गया था, जिनका प्रशासन ऊपरी कहलाने वाले उच्च स्तरीय अधिकारी चलाते थे। ठीक है, इन गवर्नरों की नियुक्ति सीधे सम्राट महाराज अधिराज द्वारा की जाती थी और उनके पास अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रशासनिक, न्यायिक और सैन्य शक्तियाँ होती थीं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द ग्रैंड मोनोलिथिक रॉक कट मोनूमेंट नोन एज द कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा केव 16। तो जो ग्रैंड मोनोलिथिक रॉक कट मोनूमेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, कैलाशनाथ टेम्पल, कहाँ, एलोरा में, गुफा 16 में, वाज इंजीनियर्ड बाय कटिंग ए सिंगल क्लिफ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये तो पता ही है कि वो एक ही पत्थर पे तराशा गया है। ठीक है, तो वो ये पूछ रहे हैं कि ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच राष्ट्रकूट किंग, तो वो कौन से राष्ट्रकूट राजा के अंडर में बना है कैलाशनाथ टेम्पल। ठीक, क्वेश्चन वो थोड़े से घुमा के दे रहे हैं लेकिन क्वेश्चन है सिंपल ही। एलोरा गुफा 16 में स्थित कैलाशनाथ मंदिर नामक विशाल अखंड चट्टान निर्मित स्मारक का निर्माण किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल में एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे तक काटकर किया गया है। दांतिदुर्ग, कृष्णा प्रथम, अमोघवर्ष प्रथम, या फिर ध्रुव। बताइए कौन है। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। और इसका आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण फर्स्ट। ठीक, आसान था ये। कमीशन बाई किंग कृष्ण फर्स्ट। ठीक है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, किंग जो थे कृष्ण फर्स्ट के, इन द 8th सेंचुरी CE, किसमें, 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। द कैलाशनाथ टेम्पल इज एन एब्सोल्यूट मार्वल ऑफ आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग। और ये एक तरह से अजूबा है। ठीक है, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का। इंस्टेड ऑफ असेंबलिंग ब्लॉक्स, तो मतलब कि इसमें जो है ब्लॉक्स, जो पत्थर रखे जाते हैं या ईंट रखी जाती है, उसकी जगह ब्लॉक असेंबल करने की जगह बिल्डर्स कार्व्ड अवे ओवर 2 लाख टन्स ऑफ सॉलिड बेसाल्ट रॉक। तो मतलब कि उन्होंने जो है 2 लाख टन की जो बेसाल्ट चट्टान है उसे तराशा फ्रॉम द वर्टिकल फेस ऑफ ए क्लिफ। समझ गए, ऊपर से नीचे के लिए, वर्किंग फ्रॉम टॉप डाउन। ठीक, टू एग्जीक्यूट इंट्रिकेट स्कल्पचर एंड मल्टी स्टोरी हॉल्स। तो मतलब कि मल्टी स्टोरी हॉल्स बनाने के लिए इन्होंने ऊपर से नीचे तराशा है। बनवाया किसने, कृष्ण प्रथम ने। हिंदी में देख लीजिए। 8वीं सदी में राजा कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया कैलाशनाथ मंदिर आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। इसमें पत्थरों के टुकड़ों को जोड़ने के बजाय कारीगरों ने एक बड़ी चट्टान से 2 लाख टन से ज़्यादा ठोस बेसाल्ट पत्थर को तराशा। उन्होंने ऊपर से नीचे की ओर काम करते हुए बारीक नक्काशी और कई मंजिलों वाले हॉल बनाए। ठीक है, देखा यह होगा आपने कितना बेहतरीन बनवाया गया है। उसे भी कोशिश की गई थी तोड़वाने की, लेकिन वो
इतना मजबूत था कि वो आज भी खड़ा हुआ है। फिलहाल ये बताइए, विच मेजर एंशियंट टेक्स्ट रिटन बाई विशाख दत्त इज ए पॉलिटिकल ड्रामा दैट डिटेल्स हाउ चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू द नंद डायनेस्टी विद द स्ट्रेटेजिक हेल्प ऑफ चाणक्य। तो वो ये कह रहे हैं कि विशाख दत्त द्वारा लिखित कौन सा प्रमुख प्राचीन ग्रंथ, ठीक है, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है कौन सा प्रमुख प्राचीन ग्रंथ है, एक राजनीतिक नाटक है, ठीक है, पॉलिटिकल प्ले है ये, जिसमें यह बताता है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की राजनीतिक मदद से नंद वंश को उखाड़ फेंका। घनानंद वाला नाटक तो देखा ही होगा आपने। तो वो यही पूछ रहे हैं, ठीक है, बताइए क्या है, मुद्रा राक्षस है, देवी चंद्रगुप्तम है, मृच्छकटिक है, या फिर कथा सरित सागर, बताइए कौन सा है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुद्रा राक्षस। ठीक, तो मुद्रा राक्षस इज ए संस्कृत प्ले, संस्कृत नाटक है ये, कंपोज ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, ये गुप्ता पीरियड में कंपोज किया गया बाई विशाख दत्त। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, विशाख दत्त ने। अनलाइक मोस्ट क्लासिकल प्लेस ऑफ द एरा, मतलब कि जो उस टाइम के क्लासिकल प्लेस थे ना, उनसे हट के इट कंटेन्स वेरी लिटिल रोमांस, इसमें रोमांस बहुत कम था, एंड इंस्टेड फोकसेस एंटायरली ऑन पॉलिटिकल एस्पेयोनेज, तो ये जो है पॉलिटिकल कह सकते हो राजनीतिक विचारधारा पे था टिका हुआ। इंट्रिकेट स्ट्रेटजीज, मतलब कि गूढ़ जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं उन पर था। एंड स्टेट क्राफ्ट एज चाणक्य आउट मैन्यूवर्स राक्षस। ठीक है, तो मतलब कि जो चाणक्य है वो एक राक्षस को हटाता ही तो है, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। द लॉयल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फॉलन नंद डायनेस्टी, मतलब कि जो कह सकते हो कि जो प्राइम मिनिस्टर था उसका नंद डायनेस्टी का, उसको कैसे हटाया गया, इस बारे में। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, मुद्रा राक्षस। हिंदी में भी चलिए देख लेते हैं इसे, हिंदी में वो क्या कह रहे हैं। मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक नाटक है जिसे गुप्त काल में विशाख दत्त ने लिखा था। सही है, उस दौर के ज़्यादातर क्लासिकल नाटकों के उलट इसमें रोमांस बहुत कम है, और इसके बजाय ये पूरी तरह से राजनीतिक जासूसी, जटिल रणनीतियों और शासन कला पर केंद्रित है, जिसमें चाणक्य नंदवंश के वफादार प्रधानमंत्री राक्षस को अपनी चालों से मात देते हैं। सही है, फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत विच सुल्तान इंट्रोड्यूस द कंट्रोवर्शियल टोकन करेंसी सिस्टम रिप्लेसिंग सिल्वर टैंक कॉइन्स विद कॉपर एंड ब्रास टोकन्स। दिल्ली सल्तनत के दौरान किस सुल्तान ने चांदी के टंका सिक्कों की जगह तांबे और पीतल के टोकन चलाकर विवादास्पद टोकन मुद्रा प्रणाली शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, या फिर फिरोज शाह तुगलक, बताइए कौन है। फिर मैं बताता हूँ आपको, चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, तो इन 1329-30, तो कह सकते हैं कि 1329 या फिर 1330 में मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस्ड अ टोकन करेंसी टू डील विद ग्लोबल सिल्वर शॉर्टेज। तो मतलब कि जो है ग्लोबली सिल्वर शॉर्टेज चल रही थी, इसीलिए उसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी थी। एंड फंड हिज एम्बिशियस मिलिट्री कैंपेन, और अपनी जो है एम्बिशियस मिलिट्री कैंपेन थी उन्हें फंड करने के लिए। हाउएवर द स्टेट फेल टू मोनोपोलाइज द मिंटिंग प्रोसेस, लेकिन उसे जो सिक्के डालने की प्रक्रिया थी उसमें वो फेल हो गए। हाउस होल्ड्स अक्रॉस द एम्पायर बिगेन फॉर्जिंग कॉपर कॉइन्स टू पे टैक्सेस, मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि पूरे साम्राज्य में लोग टैक्स चुकाने के लिए तांबे के नकली सिक्के बनाने लगे। ठीक है, तो कई सारी दिक्कतें शुरू हुई थी, तो वो यही बता रहे हैं कि बाद में जो है ये पूरी तरीके से फेल हो गई थी। देख लीजिए आंसर क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, तो 1329-30 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने दुनिया भर में चांदी की कमी से निपटने और अपने बड़े सैन्य अभियानों के लिए फंड जुटाने के लिए टोकन मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा शुरू की। हालांकि राज्य सिक्का डालने की प्रक्रिया पर अपना एकाधिकार बनाने में विफल रहा। जैसा मैं बताया था, पूरे साम्राज्य में लोग टैक्स चुकाने के लिए तांबे के नकली सिक्के बनाने लगे, जिससे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और सुल्तान को यह योजना वापस लेनी पड़ी और असली सोने चांदी से नकली टोकन वापस खरीदने पड़े। ठीक है, फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, द हिस्टोरिक बैटल ऑफ तालिकोटा। ठीक है, तो बैटल ऑफ तालिकोटा कब हुई थी? 1565 में। विच डील्ड ए फैटल ब्लो टू द स्ट्रक्चरल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द विजयनगर एम्पायर वॉज फॉट अगेंस्ट ए कंबाइंड कोएलिशन ऑफ विच डेक्कन सुल्तनस। तो वो ये कह रहे हैं कि ऐतिहासिक तालिकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी, जिसने विजयनगर साम्राज्य की संरचनात्मक समृद्धि को भारी नुकसान पहुंचाया, किस दक्कनी सुल्तानों के संयुक्त गठबंधन के विरुद्ध लड़ा गया था? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा एंड बिदर, बेरार, अहमदनगर एंड बीजापुर, बीजापुर, गोलकोंडा एंड कालीकट,
गुजरात, मालवा एंड खानदेश। बताइए अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर, बरार, अहमदनगर और बीजापुर, फिर है ऑप्शन सी बीजापुर, गोलकोंडा और कालीकट, गुजरात, मालवा या खानदेश। बताइए कौन है, फिर मैं बताऊं। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन ए अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा एंड बीदर। सही है। ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी, तो मतलब कि जो बैटल ऑफ तालीकोटा है उसे हम बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी भी जानते हैं। दिस क्लैश इन्वॉल्व द आर्मी ऑफ विजयनगर, तो इस क्लैश में जो था विजयनगर की आर्मी थी लेड बाई द डी फैक्टो रूलर, मतलब कि जो रूलर थे, असल रूलर राम राय थे, अगेंस्ट ए यूनिफाइड अलायंस, मतलब कि इधर जो था पूरा गठबंधन था किसका, दक्कन सुल्तनत का। विजयनगर सफर्ड एक क्रशिंग डिफीट, और विजयनगर एम्पायर जो था उसमें बहुत करारी हार मिली। आफ्टर विच द मैग्निफिसेंट कैपिटल सिटी ऑफ हम्पी वाज थॉरली प्लंडर्ड एंड डिस्ट्रॉयड, और उसके बाद जो है कैपिटल सिटी हम्पी उसे जो है लूटा गया और बर्बाद कर दिया गया। ठीक है, तो बैटल ऑफ तालीकोटा को राक्षस तंगड़ी की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। इस लड़ाई में विजयनगर की सेना, जिसका नेतृत्व असल शासक राम राय कर रहे थे, का मुकाबला दक्कन सल्तनतों के संयुक्त गठबंधन से हुआ। विजयनगर को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उसकी शानदार राजधानी हम्पी को बुरी तरह लूटा और नष्ट कर दिया गया। सही। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द मुगल लैंड रेवेन्यू सिस्टम कंसोलिडेटेड बाय राजा टोडरमल, ठीक है, आईनी अकबरी, लैंड दैट वाज कल्टिवेटेड कॉन्टिन्यूसली एवरी ईयर विदाउट ए सिंगल ब्रेक वाज क्लासिफाइड एज, तो राजा टोडरमल आईने अकबरी द्वारा व्यवस्थित मुगल भू राजस्व प्रणाली के अंतर्गत जिस भूमि पर बिना किसी रुकावट के हर साल लगातार खेती की जाती थी उसे किस श्रेणी में रखा गया था, परौती, चाचर, पोलाज या बंजार। बताइए कौन सी है, फिर मैं बताता हूँ। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन सी पोलाज। ठीक, अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिफाइड लैंड इनटू 4 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, तो अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने क्लासिफाई करा था लैंड को 4 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में, मतलब 4 कैटेगरीज में बांटा था। बेस्ड ऑन कल्टीवेशन फ्रीक्वेंसी, तो मतलब जैसी कल्टीवेशन होती थी उस फ्रीक्वेंसी पे बांट दिया था। टू इंश्योर फेयर टैक्सेस असेसमेंट, मतलब कि जिससे फेयर टैक्स असेसमेंट हो सके। तो ये जो चारों है ना कैटेगरी, वो आप देख लीजिएगा। ठीक, पोलाज है, परौती है, चाचर है और बंजारा है। ठीक, इन्हें आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा आराम से। तो फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। द हिस्टोरिक रामोसी पीजेंट अपराइजिंग, ठीक, 1822 टू 1829 अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज हार्श लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इन द वेस्टर्न घाट्स वाज लेड बाय विच लीडर, तो वो ये कह रहे हैं पश्चिमी घाट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कठोर भू राजस्व व्यवस्था के खिलाफ हुए ऐतिहासिक रामोसी किसान विद्रोह 1822 से 1829 का नेतृत्व तो किस नेता ने किया था, तो वो कह रहे हैं रामोसी किसान विद्रोह जो था अंग्रेजों के खिलाफ, उसका नेतृत्व तो किसने किया था, चित्तौड़ सिंह, वासुदेव बलवंत फड़के, सिद्धू मुर्मू या फिर अल्लूरी सीताराम राजू। बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए चित्तौड़ सिंह। ठीक है, आप लोग ये डिटेल में मैंने दे रखा है, ये पढ़ लीजिएगा। मैं ज़रा जल्दी ये वीडियो बना लूँ, थोड़ा सा मुझे काम है। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148। हु अमंग द फॉलोइंग सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स फाउंडेड द सत्यशोधक समाज ट्रूथ सीकर सोसाइटी इन पुणे इन 1873 टू फाइट कास्ट ऑपरेशन एंड चैंपियन द राइट्स ऑफ वुमेन एंड लोअर कास्ट, मतलब कि जाति आधारित उत्पीड़न से लड़ने और महिलाओं तथा निचली जातियों के अधिकारों की वकालत करने के लिए निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1873 में पुणे में सत्यशोधक समाज, सत्य खोजने वालों का समाज की स्थापना करी थी। किसने करी थी बताइए सत्यशोधक समाज की स्थापना? गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा राव फुले या फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या फिर ई.वी. रामास्वामी पेरियार। बताइए कौन है, फिर मैं बताऊँ आपको। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर जल्दी। ठीक, और इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी ज्योतिराव फुले। तो महात्मा ज्योतिराव फुले फाउंडेड द सत्यशोधक समाज। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी, महात्मा ज्योतिराव फुले। टू चैलेंज द सोशियो हायरार्की एंड ब्राह्मणिकल हेजमनी ऑफ द एरिया, मतलब कि सामाजिक ऊंच नीच थी और ब्राह्मणवाद का जो वर्चस्व था उसे हटाने के लिए किसने करी थी, ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास द फेमस अगस्त ऑफर ऑफ 1940 विच promised the expansion of the Viceroy Executive Council and the eventual establishment of a constituent assembly after World War II was proposed by which Viceroy? तो वो ये कह रहा है कि 1940 के मशहूर अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, कौन सा अगस्त ऑफर का प्रस्ताव किस वायसराय ने रखा था बताइए। ठीक है,
इस प्रस्ताव में वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार और दूसरे विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा के गठन का वादा किया गया था। किसने किया था? लॉर्ड वेलिंगटन थे, लॉर्ड लिनलिथगो थे, लॉर्ड वेवेल थे या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? बताइए कौन है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक, तो लॉर्ड लिनलिथगो थे, उन्होंने जो है कह सकते हो कि 1940 के मशहूर अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, वायसराय थे ये। फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर्स वाज अफेक्शनेटली गिवन द टाइटल देशबंधु, फ्रेंड ऑफ द नेशन बाय द पब्लिक? निम्नलिखित किस प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में से किसे जनता ने प्यार से देशबंधु, राष्ट्र का मित्र की उपाधि दी थी? चित्तरंजन दास, सी राजगोपालचारी, खान अब्दुल गफ्फार खां या फिर लाला लाजपत राय? बताइए कौन है, फिर मैं बताऊँ। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, और इसका आंसर है ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास जो थे, उन्हें प्यार से देशबंधु या फिर राष्ट्र का मित्र की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू।